माधव एक गरीब मूर्तिकार था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां कभी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया हो। एक शाम वो थका हारा अपने घर पर लौटा। जैसे ही उसने अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी पत्नी गौरी गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आखिर तुम कहाँ थे माधव? काम की तलाश में गया था। यही बात सुनते सुनते 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। घर में जितना भी अनाज था सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर माधव की आंखें भर आई। उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं एक मूर्तिकार हूं। पहले मेरी बनाई मूर्तियां अच्छे दामों में बिक जाती थीं, लेकिन इस साल बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई। अब लाखों लोगों को मूर्तियों से ज्यादा अपने पेट की चिंता है। इसी वजह से मेरे पास कोई काम नहीं बचा। तुम एक मर्द हो। तुम्हारे मुंह से ऐसे हार मानने वाली बातें अच्छी नहीं लगती माधव। अगर तुम्हारे अंदर पत्नी की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत ही नहीं थी तो तुमने शादी क्यों की? अगर यही हाल रहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी, समझे तुम? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सारी गलती मेरी ही हो। हाँ, गलती तुम्हारी ही है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं। जिन हाथों से तुम मूर्तियां बनाते हो, उन्हीं हाथों से कोई और काम भी तो कर सकते हो। खेतों में मजदूरी कर सकते हो, किसी के यहाँ पर काम कर सकते हो, हल चला सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी जिद ज्यादा प्यारी है ना? इतना कहकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई वहां से चली गई। माधव चुपचाप घर के अंदर आंगन में पड़ी चारपाई पर जाकर रात गहराने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव चुपचाप उठकर अपने घर से बाहर निकल गया। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वो जंगल की ओर बढ़ता चला गया। गौरी ने जो कहा वो गलत नहीं था। मैं अगर ऐसे ही हार मानकर बैठा रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। लेकिन कौन मुझे काम देगा? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि एक मूर्ति काम और कोई काम क्या करेगा। वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि अचानक उसकी नजर सामने पहाड़ी पर बने एक प्राचीन उजड़े हुए महल पर पड़ी। वो महल अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। उस दिन मुखिया जी कह रहे थे कि वर्षों पहले राजा विक्रम के पूर्वज इस महल को अचानक छोड़कर चले गए थे। वो अपने साथ कोई सामान भी लेकर नहीं गए थे। अगर ऐसा है तो शायद उनका सारा खजाना अब भी वहीं होगा। हो सकता है मुझे पूरा खजाना ना मिले, लेकिन अगर कुछ सोने की मुद्राएं भी मिल गईं तो कुछ समय के लिए मेरे परिवार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सोचते ही माधव के अंदर नई उम्मीद जाग उठी। उसने बिना देर किए उस खंडर महल की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। कुछ देर बाद वो महल के टूटे हुए विशाल द्वार के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंज उठी। रुक जा मूर्ख, उस महल के अंदर जाने की गलती मत करना। क्या तुझे नहीं पता कि ये जगह शापित है? आवाज सुनते ही माधव ने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूर पर एक साधु खड़ा था जो उसे घूर रहा था। लोग तो इस महल के आसपास आने से भी डरते हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तू यहां तक चला आया? साधु महाराज, जिसका परिवार उसकी आंखों के सामने भूखा हो, उसे फिर किसी और चीज का डर नहीं लगता। इतना कहकर माधव ने अपने घर की सारी परेशानियां साधु को बता दी। तो तू एक मूर्तिकार है, फिर तुझे इस महल के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बस कीजिए साधु महाराज, मैंने आपको अपनी परेशानी बताई, कोई उपदेश सुनने नहीं आया। अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मैं खुद भुगतूंगा। इतना कहकर माधव तेजी से उस खंडर के महल के अंदर चला गया। महल के अंदर का दृश्य देखकर माधव हैरान हो गया था। कभी शान और वैभव से भरा रहने वाला वो महल
अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। हर तरफ धूल जमी थी, दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और कई जगह छत भी टूट चुकी थी। माधव खजाने की तलाश में एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भटकता रहा। उसने हर कोने को छान मारा, लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। काफी देर थक हार कर वो एक पुराने कक्ष के बाहर बैठ गया। सच ही कहते हैं, जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ आने से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बात जरूर समझ आ गई कि लोग इस महल से बेवजह डरते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। माधव लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक कक्ष पर पड़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर लगी एक मशाल जलाते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। पूरा महल खंडर बन चुका था, लेकिन ये कक्ष बेहद साफ और सुंदर था। चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। ये कैसी अजीब जगह है। बाहर पूरा महल उजड़ा हुआ है, लेकिन इस कमरे को देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई आज भी रहता हो। और ये टूटी हुई मूर्तियां, इन्हें किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठा लिया। चलो, कम से कम यहां से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तभी अचानक उसके कानों में एक मीठी स्त्री की आवाज गूंजने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ पूरा कलश दे सकती हूँ। ये सुनते ही माधव बुरी तरह से डर गया। हे भगवान, तो लोगों की बात सच थी। ये जगह सचमुच भूतिया है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं कोई प्रेतनी भी नहीं हूं। अगर तुम प्रेतनी नहीं हो तो फिर कौन हो? इतना समझ लो कि मैं कई वर्षों से यहाँ पे कैद हूँ और मुझे इस कैद से सिर्फ तुम आजाद कर सकते हो। लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक काम चाहिए। कैसा काम? तुम एक मूर्तिकार हो ना? हाँ। क्या तुम मेरी एक मूर्ति बना सकते हो? मैं किसी की भी मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले तुम्हें देखना होगा। तुम मुझे देखोगे भी, लेकिन अगर तुम मेरे जैसी मूर्ति बना पाए तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पूरा कलश दूंगी। इतना धन कि तुम्हारे परिवार को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे मंजूर है। लेकिन मूर्ति तुम्हें यहीं पर बनानी होगी। ये सुनकर माधव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसे अपनी पत्नी और बेटी का चेहरा याद आया। ठीक है, लेकिन पहले मुझे वो सोने का कलश चाहिए। मैं उसे अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारा काम पूरा करूंगा। सोच लो मनुष्य, कहीं तुम अपना वचन तो नहीं तोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जरूर लौटूंगा। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के बीच उसके सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा सा कलश प्रकट हो गया। माधव ने तुरंत उसे उठा लिया। अब मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कभी नहीं। अपना वचन याद रखना। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें ऐसे 10 कलश और दूंगी। फिर तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियों को कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश लेकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा और उसे गौरी के सामने रख दिया। हाँ, इतना सारा सोना, ये सब तुम्हें कहां से मिला? तुम ही तो कहती थी कि मैं एक मर्द हूं, कहीं से भी लाऊं, लेकिन घर के लिए धन लेकर आऊं। मैंने तो तुम्हें गुस्से में कह दिया था। सच बताओ, कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? तुम्हारी कसम गौरी, मैंने चोरी नहीं की है और ना ही किसी को लूटा है। इसे मेरा इनाम समझ लो। मुझे किसी की मूर्ति बनाने का काम मिला है। यह सुनकर गौरी हैरान रह गई। किसी की मूर्ति? आखिर किसकी मूर्ति? अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मैं लौटकर तुम्हें सब बता दूंगा। इतना कहकर माधव जल्दी से वहां से निकल गया और फिर उसी प्राचीन महल के रहस्यमयी कक्ष में पहुंच गया। मैं वापस आ गया हूं।
माधव की आवाज गूंजते ही वही मीठी स्त्री की आवाज फिर से सुनाई दी। तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। अब तो सामने आ जाओ, आखिर तुम कौन हो? सामने जो आईना रखा है वो मेरा है। कभी मैं घंटों उसके सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती थी। तुम उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरा अक्स दिखाई देगा, उसी को देखकर मेरी मूर्ति बनाना। माधव धीरे धीरे आईने के पास गया। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा हुआ, वो हैरान रह गया। उसे आईने में एक अपने पीछे बेहद ही सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी, जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम कोई आत्मा हो? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम बस मेरी जैसी एक मूर्ति बनाकर तैयार कर दो। माधव ने बिना देर किए अपना काम शुरू कर दिया। वो पत्थर तराशने में ऐसा खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी देर के बाद उसने उसी युवती की जैसी एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, आईने में दिखाई दे रही युवती अचानक से गायब हो गई। उसी समय माधव की नजर अपनी बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी और वो डरकर पीछे हट गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति में जान आ रही हो। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। देखते ही देखते वो मूर्ति उसी सुंदर युवती में बदल गई। माधव हैरानी से उसे देखता रहा। आखिरकार तुमने मुझे आजाद कर ही दिया। इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। इतना कहते ही मोहिनी की आंखों से लाल रंग की किरणें निकली और सीधे माधव के शरीर से टकरा गई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, मोहिनी वहां से अब गायब हो चुकी थी। इस घटना के कुछ समय के बाद रतनगढ़ के राजकुमार आर्यन अपनी पत्नी राजकुमारी अनामिका के साथ जंगल के एक सुंदर तालाब के किनारे बैठा था। दोनों का विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। न जाने क्यों यहां आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। देखिए ना, कितना सुंदर नजारा है। चारों तरफ शांति, चारों तरफ हरियाली, ये ठंडी हवा। मन करता है कि घंटों यहीं पर बैठी रहूं। शादी से पहले जब मेरा मन परेशान होता था, मैं यहीं चला आता था। ये जगह हमेशा मेरी पसंदीदा रही है। अनामिका मुस्कुराई और उठकर खड़ी हो गई। और अब ये जगह मेरी भी पसंदीदा बन गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूम आऊं? जा सकती हो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ये जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर अनामिका टहलते हुए पेड़ों की तरफ चली गई, जबकि राजकुमार आर्यन तालाब के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकने लगा। कुछ समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अनामिका अभी तक वापस नहीं लौटी है। अनामिका अभी तक नहीं आई। वो तुरंत उठे और उसे आवाज लगाने लगे। अनामिका, कहाँ हो तुम? अगर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी ये शरारत काम नहीं करेगी। वो एक पेड़ के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो देखा कि अनामिका जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे डरा रही थी। मैं इस पेड़ के पीछे छिपकर आपको ही देख रही थी। बस ये जानना चाहती थी कि आपको मेरी चिंता भी होती है या कि नहीं होती है। तो अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। जी हाँ, मिल गया। अब चलो महल वापस चलते हैं। अगर हम देर से पहुंचे तो माता पिता को चिंता होने लगेगी। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। कुछ ही देर में राजकुमार आर्यन और राजकुमारी अनामिका महल पहुंच गए। महल के मुख्य द्वार पर राजा विक्रम खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आज तो तुम दोनों को लौटने में काफी देर हो गई। क्या करें पिताजी, आज मौसम इतना अच्छा था कि समय का पता ही नहीं चला। हम काफी देर तक तालाब के किनारे बैठे रहे। अब तुम्हें जंगल में घूमना थोड़ा कम कर देना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें राजगाज की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ दरबार में बैठना शुरू करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। वैसे माँ कहाँ हैं? अपने कक्ष में हैं। जाओ, उनसे मिलाओ।
राजकुमार आर्यन अपनी पत्नी अनामिका को लेकर रानी सौम्या के कक्ष में पहुंचे। रानी एक पुरानी तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज हम दोनों जंगल में कुछ ज्यादा ही देर तक रुक गए, पता ही नहीं चला कि शाम होने वाली है। तभी अनामिका की नजर रानी के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर पड़ी। माँ, ये किस जगह की तस्वीर है? ये तो किसी बहुत पुराने महल की लग रही है। आज महल के पुराने हिस्से की सफाई हो रही थी। एक नौकर को ये तस्वीर मिली तो वो बस इसे मेरे पास में ले आया। तभी से मैं इसे देख रही हूँ। आर्यन ने तस्वीर रानी के हाथ से ले ली और उसे गौर से देखने लगा। ये महल तो बहुत पुराना लग रहा है। अगर इसकी तस्वीर हमारे महल में मिली है तो इसका मतलब ये हमारे ही परिवार से जुड़ा होगा। रानी का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। हाँ, ये महल हमारे ही पूर्वजों का है, लेकिन इसके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कैसी बातें? लोग कहते हैं कि वो महल शापित है। तभी राजा विक्रम भी वहां पर आ गए। इस महल का असली रहस्य तो यही बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का महल है। अनामिका, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हें हमारे खानदान के हर रहस्य को जानने का पूरा अधिकार है। वो महल सच में हमारे पूर्वजों का था और उसे श्रापित माना जाता है। ये सुनकर आर्यन की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। पिताजी, आखिर उस महल में ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी करीब 100 साल पुरानी है। उस समय उस महल में हमारे पूर्वज राजा ध्रुवराज रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी मोहिनी। दोनों बहनें बेहद सुंदर थीं, लेकिन बड़ी बेटी चांदनी बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। राजा अक्सर राजकाज के फैसलों में उसी की सलाह लिया करते थे। यही बात धीरे धीरे मोहिनी के मन में ईर्ष्या बनकर भर गई। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्रेम करते हैं। राजकुमारी चांदनी अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। तभी मोहिनी भी वहां पर आ पहुंची। हाँ, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। आखिर कब तक तुम मुझसे जलती रहोगी मोहिनी, और कब तक पिताजी को गलत समझती रहोगी? मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। मैं वही कर रही हूं जो बचपन से देखती आई हूं। तभी राजा ध्रुवराज वहां पर आ गए। बल्लभगढ़ का राजकुमार रतन कल हमारे महल आने वाला है। तुम दोनों उससे मिलोगी। वो जिसे पसंद करेगा उसी से उसका विवाह होगा। इतना कहकर राजा ध्रुवराज वहां से चले जाते हैं, जबकि मोहिनी की आंखों में जलन और भी ज्यादा गहरी हो गई। अगले दिन राज दरबार में उत्सव जैसा माहौल था। राजकुमार रतन राजा ध्रुवराज के साथ सिंहासन के पास बैठे थे और सामने दोनों राजकुमारियां खड़ी थीं। राजकुमार रतन ने अपनी जीवन संगिनी के रूप में राजकुमारी चांदनी को चुना है, इसीलिए कल ही इन दोनों का विवाह संपन्न होगा। और एक बात और, विवाह के बाद राजकुमार रतन बल्लभगढ़ वापस नहीं जाएंगे। वे यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। इसीलिए आगे चलकर इस राज्य की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी जाएगी। ये सुनते ही पूरा राज दरबार खुशियों से गूंज उठा, लेकिन मोहिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रात होते ही मोहिनी अपने कक्ष में पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। सब कुछ फिर से चांदनी को ही मिल गया। पति भी उसे मिला और अब ये राज्य भी उसी का हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसने एक पुरानी और रहस्यमयी पुस्तक निकाली। अब मैं तुम्हारी खुशियां चैन से नहीं रहने दूंगी, समझी तुम चांदनी? उस दिन के बाद से मोहिनी ने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया। धीरे धीरे वो रहस्यमयी विद्याएं सीखने लगी। समय बीतता गया। एक रात चांदनी अपने पति रतन के साथ बैठी बातें कर रही थी
कि तभी अचानक रतन की आंखें लाल पड़ने लगी और वो डर से तड़पने लगा। ये क्या हो रहा है? आपकी हालत अचानक ऐसी कैसी हो गई? जरूर इसके पीछे कोई जादू है। चांदनी और रतन तुरंत राजा ध्रुवराज के पास पहुंचे। बात सुनते ही राजा ने राजगुरु को बुलवाया। कुछ ही देर में राजगुरु वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। महाराज, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। कैसी बात राजगुरु? आपकी छोटी पुत्री मोहिनी भटक चुकी है। वो रहस्यमयी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। अब और इंतजार नहीं होगा, चलो देखते हैं कि वो अपने कक्ष में क्या कर रही है। इतना कहकर राजा ध्रुवराज सैनिकों और परिवार के लोगों के साथ मोहिनी के कक्ष की तरफ बढ़े। जैसे ही कक्ष का दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कमरे में अजीब तरह की मूर्तियां रखी थी और मोहिनी का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। जब राजगुरु ने मुझसे कहा था तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज अपनी आंखों से ये सब देख लिया। तुम नफरत में इतनी दूर चली जाओगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नफरत? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बचपन से मैंने सिर्फ यही देखा कि तुम्हारे लिए चांदनी ही सब कुछ थी। तुमने मेरा हर अधिकार उससे छीन लिया। तुम गलत सोच रही हो मोहिनी। ईशा ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी उसकी आंखें लाल हो गई। उसी समय राजगुरु की नजर एक विशेष मूर्ति पर पड़ी। सैनिकों, उस मूर्ति को तोड़ दो। उसने अपनी शक्ति उसी में बांध रखी है। सैनिक तुरंत उस मूर्ति की तरफ बढ़े। नहीं नहीं, उसे मत तोड़ो, नहीं। लेकिन अगले ही पल मूर्ति टूट गई। उसी क्षण मोहिनी दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। मेरी नफरत मुझे फिर से वापस ले आएगी। मैं फिर से लौटूंगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज, हमें तुरंत ये महल छोड़ देना चाहिए। यहाँ की हर चीज किसी न किसी रहस्य से जुड़ी हो सकती है। राजगुरु की बात सुनकर राजा ध्रुवराज अपने परिवार को लेकर उसी रात वो महल छोड़कर वहां से चले गए। कहानी सुनकर रानी सौम्या और राजकुमार आर्यन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। और मैं उसी वंश का वंशज हूं। तभी राजकुमारी अनामिका अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर मोहिनी फिर से लौट आए तो क्या होगा? अगले ही पल अनामिका का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते वो एक दूसरी सुंदर स्त्री में बदल गई। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए? मैं मोहिनी हूं। अगले ही पल उसका चेहरा भयानक हो गया। कमरे का माहौल डर से भर गया। ये नहीं हो सकता। तुम अनामिका नहीं थी। अनामिका? मूर्ख, तुम्हारी पत्नी तो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी है। मैं उसका रूप लेकर तुम्हारे बीच रह रही थी। ये कहते ही उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और रानी सौम्या के शरीर से टकरा गई। रानी जमीन पर गिर पड़ी। मैंने वचन दिया था कि मैं इस वंश को खत्म करके रहूंगी। आज वो मेरा वचन पूरा होगा। इतना कहते ही उसने राजा विक्रम पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर राजकुमार आर्यन वहां से भाग निकले। भाग लो जितना भाग सकते हो, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम इस वंश की आखिरी उम्मीद हो और अब तुम्हारा अंत तय है। राजकुमार आर्यन घबराकर महल से बाहर निकल गए कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। राजकुमार, बहुत अनर्थ हो गया। जंगल में उसी तालाब के पास जहां आप जाते थे वहां राजकुमारी अनामिका का शव मिला है। हे भगवान, इसका मतलब जो अब तक मेरे साथ महल में थी वो अनामिका नहीं बल्कि मोहिनी थी। तभी वही साधु वहां पर आ पहुंचे जिससे माधव की मुलाकात हुई थी। आपके पास बहुत कम समय है। अगर मोहिनी को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी।
मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। रास्ते में सब समझाऊंगा, अभी चलो। तभी अचानक हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और मोहिनी अपने भयानक रूप में वहां पर प्रकट हो गई। कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आज इस वंश का अंत तय है। साधु ने तुरंत राजकुमार आर्यन का हाथ पकड़ा और अगले ही पल दोनों रंग बिरंगी रोशनी के बीच फिर से गायब हो गए। कुछ ही क्षण के बाद राजकुमार आर्यन ने खुद को एक प्राचीन महल के एक गुप्त कक्ष में पाया। वहां पर माधव बेहोश पड़ा था। इसी मूर्तिकार की वजह से मोहिनी दोबारा इस दुनिया में लौट पाई। इसने इसकी मूर्ति बनाई और इसी मूर्ति के सहारे उसकी आत्मा फिर से जीवित हो उठी। फिर अब उसे कैसे रोका जाए? साधु माधव के पास गया और अपने कमंडल से कुछ जल उसकी आंखों पर छिड़क दिया। कुछ ही देर में माधव को होश आ गया। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? समय बहुत कम है। अगर अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें अभी इसी समय मोहिनी की एक और मूर्ति बनानी होगी। उसकी शक्ति अभी भी तुम्हारी कला से बंधी हुई है। उसी मूर्ति के टूटने के बाद उसका अंत हो जाएगा। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। पूरे राज्य की उम्मीद अब तुम पर टिकी है। माधव ने कांपते हुए हाथों से पत्थर उठाया और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नई मूर्ति बनकर तैयार हो गई। उसी समय कक्ष में तेज हवा चलने लगी और मोहिनी वहां पर प्रकट हो गई। नहीं नहीं, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बोलो। माधव, देर मत करो, यही मौका है। मोहिनी अपनी शक्तियों से सबको रोकने की कोशिश करने लगी। पत्थर गिरने लगे और पूरा कक्ष कांपने लगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना होगा माधव, नहीं तो ये कभी नहीं रुकेगी। माधव ने पूरी ताकत जुटाई। वो लड़खड़ाते हुए मूर्ति के पास पहुंचा। नहीं नहीं, उस मूर्ति को छोड़ दो, उस मूर्ति को मत छूना। अगले ही पल माधव ने पूरी शक्ति से मूर्ति को धक्का दे दिया। मूर्ति जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही मूर्ति टूटी, मोहिनी दर्द से चीख उठी। उसके शरीर से चमकती हुई किरणें निकलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फिर से वापस आऊंगी। नफरत का अंत हमेशा इसी तरह होता है मोहिनी। कुछ ही क्षणों में मोहिनी का शरीर धुएं में बदल गया और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। पूरे कक्ष में फिर से शांति छा गई। अब सब खत्म हो चुका है। राजकुमार आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को खो दिया था। उसने दोबारा विवाह नहीं किया, लेकिन अपने राज्य को एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बनकर संभाला।